नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की और अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई उस जमीन की जिस पर गरीबों को आज आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। सियासत में हर सियासी दल को अपने हिसाब से रणनीति बनाने का हक है जिससे वो मतदाताओं का दिल जीत सके। जिस वक्त संत की भूमिका से उत्तर प्रदेश की सीएम की भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उस वक्त शायद किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले वक्त में उनकी इमेज बुलडोजर बाबा की बन जाएगी। बुलडोजर का मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी हिट रहा और खास तौर से जो माफियाओं को ठंडा करने का जो उनका तौर तरीका है, उस पर भले ही कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते हो, लेकिन वो भी एक इमेज ऐसी बनी कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तमाम लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। और यही वजह थी कि 2017 के बाद जब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी। विपक्ष बार बार इस तरीके के सवाल खड़े करता है कि जो मॉडल है, चाहे वो किसी माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो, लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त करने का मॉडल हो, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ठंडा करने के लिए एनकाउंटर किए गए, ऑपरेशन क्लीन चलाया गया, उसको भी लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। तमाम विपक्ष के नेताओं का यह कहना था कि ये तौर तरीका सही नहीं है, माफियाओं को अगर सजा दिलानी है तो उसको कानून के दायरे में रह करके ही काम किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात हम इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि क्या किसी माफिया जिसने किसी गरीब की जमीन को कब्जा किया है या अपनी दबंगई के दम पर किसी परिवार को बर्बाद करके उसकी संपत्तियों को हथियाया है, अगर उसी संपत्ति पर अगर गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं तो उस पर आपत्ति किस बात की है? क्या जिसने जैसा किया उसको उसी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके का मॉडल अपनाया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे बहुत सारे खास मेहमान मौजूद थे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी के साथ। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, आपसे पहला ही सवाल हम ये ले रहे हैं कि आज जिस तरीके से आपने देखा कि अतीक अहमद जैसे माफिया जिसने तमाम लोगों की, गरीबों की जमीनें कब्जा की, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उसी माफिया की जमीन पर आज तमाम गरीब लोगों को उनको आवास दिए गए, उनको फ्लैट की चाबियां सौंपी गई। क्या आप इस मॉडल से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके से योगी सरकार ने न केवल अपनी इच्छा शक्ति को दिखाते हुए न केवल उस जमीन को एक माफिया के कब्जे से मुक्त कराया, बल्कि उसका सदुपयोग करते हुए उसी जमीन पर 76 फ्लैट बनवाए और सब्सिडी देते हुए उसकी चाबियां आज गरीबों को सौंपी, वो गरीब जिनके पास छत नसीब नहीं थी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं पांडे जी? देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसा होने लगे मानस जी, तो इसका तो सारे लोग स्वागत करेंगे ही, क्योंकि अभी भी भारत में एक तो शहरीकरण की प्रक्रिया बड़ी धीमी है और उसके बावजूद भी जो सरकारी आंकड़ा उसमें 2.7 करोड़ लोगों के पास छत नहीं है, स्लम एरिया में वो लोग रहते हैं। तो स्वाभाविक सी चीज है कि जो रोटी कपड़ा मकान है वो बुनियादी चीज है और वो अगर सरकार मुहैया कराए तो इसमें किसी का विरोध क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन जहां तक अतीक अहमद की उन जमीनों से, जो जाहिर है कि उनकी इमेज क्या थी, जराइम पेशा ही था उनका, वो जमीनें सरकार ने छीनी है। तो ये एक चीज आपको बता देंगे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और डेमोक्रेसी में और राजतंत्र में यही बुनियादी फर्क होता है, क्योंकि हमारे कुछ नियम परंपराएं लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उनकी अवहेलना करके हम एक कहिए डिक्टेटर की शक्ल में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ समस्या सिर्फ ये है कि अभी जो आंकड़े आते हैं हमारे पास कि किसी भी तरह का निर्माण कार्य अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो 34 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उनको पूरा करने में भारत में कम से कम 196 दिन लगता है। 6 महीने से पहले तो लगता ही नहीं लगता है। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि अगर सरकार ने इन जमीनों को पहले तो उनको जो ध्वस्त किया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ध्वस्त करने का अधिकार न्यायपालिका का होता है, कार्यपालिका का नहीं होता है। तो क्या वो उनके न्यायिक क्षेत्र में आता था? दूसरा, अगर उन्होंने उन जमीनों का अधिग्रहण किया, वो सारी प्रक्रियाएं की गई हैं और उसके बाद अगर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छा है अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि केवल अतीक अहमद समस्या नहीं है। यहाँ दुर्भाग्य है मानस जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, कि हर जिले में गैंगवार है, एक अतीक अहमद नहीं है।
अतीक अहमद के जिस क्षेत्र की आप चर्चा करते हैं, अगर उसी क्षेत्र में चले जाइए तो जैसे ही आप भदोही क्रॉस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विजय मिश्रा अपराधी थे और विनीत सिंह सत्याग्रही हैं, या फिर मुख्तार अंसारी निश्चित रूप से बाहुबली हैं और ब्रिजेश सिंह भूदान आंदोलन से जमीनें लिए हैं, धनंजय सिंह भी किसी जमीनें जाहिर है कि किस ढंग से लिए हासिल किए। तो ये जितने बड़े लोग हैं उन सभी लोगों ने उनकी जमीनों की अगर जांच कराएंगे तो कैसे लिए ये सबको मालूम है। तो बेहतर ये होता कि गवर्नमेंट जो है वो सारे माफियाओं को जिनका उन्होंने नाम पब्लिश कर रखा है कम एक आयोग बना देते, सबकी जांच हो जाती और सबकी जमीनें कैप्चर कर ली जाती और गरीबों में ऐसे ही बांटी जाती। भूदान आंदोलन भी इस देश में चला है, सीलिंग भी रही है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। लेकिन एक खास जाति धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करके उन्हें ही पूरे अपराध का कहिए कि प्रतिनिधि बना दिया जाए, चूंकि इनके नेता जब भाषणों में कहते हैं कि अतीक अहमद को स्वर्ग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तो आप सोचिए स्वर्ग पहुंचाने का कार्य कार्यपालिका का है कि न्यायपालिका का? अगर वो अपराधी है तो न्यायपालिका किस लिए भारत में? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इसके विरोधी हम नहीं हैं, लेकिन अगर ये यही प्रचारित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है तो फिर तो भाजपा जिसके लिए प्रसिद्ध है कि नफरत फैला करके उनको राजनीतिक हित साधना रहता है तो गलत है। वरना ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अपनाए और ये काम करें, इसका कौन विरोध करेगा? लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि जो इनके अपराधी हैं, जैसे विनीत सिंह के साथ फोटो सेशन होता है, बनारस का सबसे बड़ा माफिया जो दाऊद के लिए काम करता रहा है, उसके परिवार के सुशील सिंह इनकी पार्टी से है और सुदामा पटेल को एमएलसी का उम्मीदवार घोषित किया इनकी पार्टी ने, लेकिन उस माफिया परिवार की महिला आज उच्च सदन की शोभा बढ़ाती हैं। ब्रिजेश सिंह को सुरक्षा में बाहर, वो बेल पे बाहर हैं, डिप्टी सीएम के बराबर सिक्योरिटी मिली हुई है। और आप देखिए धनंजय सिंह बाहर क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाती है। हाँ, ये जरूर है कि रमाकांत यादव, उनके नाम के आगे यादव लगा है तो वो चले जाएंगे, विजय मिश्रा के नाम मिश्रा है तो वो चले जाएंगे, विनीत सिंह नहीं जाएंगे। समस्या ये सिर्फ है। और अगर ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अपनाएं तो हम भी स्वागत करेंगे, आप भी स्वागत करेंगे, कौन नहीं करेगा। लेकिन बुलडोजर चलना कहाँ है भाई? बुलडोजर चलेगा घास फूस के झोपड़ी में रहने वाले नेहा दीक्षित परमिला दीक्षित के घर, वो पूरा लश्कर लेके प्रशासन पहुंच जाता तो पीड़ा होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरी तरह से इनका जो मिशन है वो भटक गया है और सिर्फ एक खास संप्रदाय के कुछ प्रतीकों को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरे हैं। और जिनके नाम रियल में टाडा में थे, ब्रजभूषण शरण सिंह तो टाडा के तहत जेल में गए थे ना विजय, और जो ब्रिजेश सिंह है वो भी दाऊद के, मतलब उनका तो अपराध सिद्ध हो चुका, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय अपराधी नहीं है। एक मुसलमान अगर है तो फिर तो सबसे नरम चारा है, आप आराम से उसको टारगेट करिए और बहुसंख्यक लोगों का ध्रुवीकरण करिए। इसमें सियासत का एंगल गलत है, वरना ये बहुत अच्छा कार्य है, बशर्ते ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाए। जी बिल्कुल पांडे जी, लेकिन सियासत में हर व्यक्ति को, हर सियासी दल को यह हक होता है कि वो अपनी रणनीति बनाए जिससे वो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, लेकिन लोग इस एक्शन को पसंद करते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मौजूद है। पंकज चौधरी, इससे पहले कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं, हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि एक बार आप दिखाइए कि किस तरीके का ये निर्माण कार्य हुआ है और जो लोग हैं वहां पर उनका रिएक्शन कैसा था इस जवाब उनको चाबी मिली। जरा हम चाहते हैं कि आप कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए मानस जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो अपार्टमेंट बनाया दिया गया है, ये बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट बनाया गया है। आज इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और यहाँ पर साथ साथ नंदगोपाल गुप्ता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे हैं। तो जिस तरह से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है, इसको पूरा देखिए, कहीं से कहीं जो कलर जो दिखेगा इसका, इस कलर को पूरा भगवा रंग में रख दिया गया है और यहाँ पर जो सजावट भी की गई थी वो भी भगवा रंग में रंगी गई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो पूरी बिल्डिंग है वो भगवा कलर में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से ये जो बनाया गया है ये योगी सरकार में बनाया गया है और योगी के निर्देश पे बनाया गया है। चूंकि ये अपराधी की जगह थी और यहाँ पर अतीक अहमद माफिया डॉन जो है इस एरिया में जिसका दबदबा रहा करता था, उसकी ये कब्जा की हुई जमीन थी जिसको सरकार ने मुक्त कराने के बाद और यहाँ पर जो है लोगों को यहाँ पर आवास दिया है। गरीब लोगों के लिए यहाँ पर मकान बनाया गया है। तो एक कमरा है और एक कमरा आंगन की तरह है और अंदर एक किचन दिया गया है और एक छोटी सी बालकनी दी गई है। तो इस तरह का ये पूरा जो अपार्टमेंट बनाया गया है, ये 76 जो इसमें फ्लैट्स हैं वो बनाए गए हैं। और ये आपको दिखाऊंगा, यहाँ पार्किंग के लिए जगह भी अलग से छोड़ी गई है। तो जो लोग यहाँ पर आए थे जिनको आज चाबियां मिली हैं वो लोग बहुत संतुष्ट थे,
बहुत खुश नजर आ रहे थे कि जिस तरह से सरकार के द्वारा माफिया की जमीन से कब्जा मुक्त कराने के बाद यहाँ पर सरकार द्वारा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनकी चाबियां उन्हें मिली, तो बहुत सारे ऐसे जो लाभार्थी थे वो उनकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह का जो फ्लैट्स है उन्हें मिल पाएगा इस जीवन में। तो कुल मिलाकर ये बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो लोग थे आए हुए थे वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जी सर, मानस जी। तो देखिए किस तरीके की तस्वीर है वहां पर। निश्चित तौर पर जो इलाहाबाद के लोग, प्रयागराज के लोग जो कभी अतीक के आतंक से भयभीत हुआ करते थे, आज अतीक नहीं है, अतीक का भाई अशरफ नहीं है, उसका गैंग बिखरा हुआ, और उसी जमीन पर जो कब्जा की गई थी उस पर गरीबों को आवास मिला। हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये आपकी रणनीति का हिस्सा है जिससे कि आप मतदाताओं को प्रभावित कर सके, ये बता सके, ये दिखा सके कि कानून का कैसा राज है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी एक खास वर्ग के, किसी एक खास तबके के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ध्वस्तीकरण भी हो रहा है, उस पर फ्लैट भी बन रहे हैं, गरीबों को चाबियां भी मिल रही है। लेकिन बहुत सारे नाम अभी हमारे कांग्रेस के साथी पांडे जी ने गिनाए। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया, अगर कानून का शासन है तो फिर वो बुलडोजर सब पे चलना चाहिए? मानस जी, मेरे मित्र जिस तरह से बात कर रहे थे, इन्हें अपराधियों में तो धर्म नजर आ जा रहा है, अपराधियों में उसकी जाति खोज के निकाल रहे हैं। मेरे बोलने के बाद मैं जानना चाहूंगा कि आतंकियों का क्या धर्म होता है? कभी इस पे कांग्रेस ने कोई बात कही है? ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है कि आतंकियों का क्या धर्म होता है? नहीं। और कानून की नजर में ना अपराधी का धर्म होता है ना आतंकी का धर्म होता है। वो लोग जिन्हें अतीक, मुख्तार और जितने गुंडे हैं उनमें आगे नाम नहीं ले पाएंगे, बस नाम हम बता दें, क्षमा करिए मैं बोलता नहीं हूं, बस 3 नाम के अलावा एक हिंदू का नाम नहीं ले पाएंगे, यही है। अतीक, मुख्तार के बाद नहीं बोल पाएंगे आप। शुरुआत किससे हुई थी याद है? जिसके ऊपर आपने ब्राह्मणों का दमन का आरोप लगाया था, याद है ना? सबसे पहले उसी को मारा गया था। भी नाम नहीं हम ले पाएंगे। विकास दुबे, लीजिए ना, विजय मिश्रा का भी लीजिए, उसका लीजिए, लेंगे नहीं, ठीक है, चारों तो लीजिए। हम तो चाहते हैं आप लीजिए। है तो अगली बार से ये कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, ठीक? अरे एक अपराधी का नाम, एक आतंकी का नाम बताइए, वो किस धर्म का होता है? हिम्मत है पूरे कांग्रेस में? हिम्मत है? पहला विश्व का सबसे बड़ा हिम्मत है? सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे था। आकर के अपराधियों में जाति और धर्म खोज रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे था कि हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, काम नहीं रह गया। इन्होंने आज तक, जब से देश आजाद हुआ है और कांग्रेस बनने के पहले से ही, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और माइनॉरिटीज को जोड़ो, और माइनॉरिटीज में मुसलमानों को जोड़ो। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि वोट बैंक सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इनका नारा था वो, हाथ पर जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर जात के नाम पे ही सब करते आए हैं, जात के नाम पे टिकट देते आए हैं, जात के नाम पे पार्टियां बनाते आए हैं, और हिंदुओं को जातियों में तोड़ करके, मुसलमानों को जोड़ करके, जिस तरीके से हिंदुओं को इन्होंने, इन्हीं की डेफिनेशन थी ना, कश्मीर से जब माइग्रेट किए थे तो कश्मीर से ब्राह्मण माइग्रेट किए थे, पंडित, कश्मीरी पंडित। कहां से टर्म आया? क्या कश्मीर में केवल पंडित रहता था, हिंदू नहीं रहता था? लेकिन ये कांग्रेस की सोची समझी हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। आप बताइए ना, मैं पूरी जनता से पूछना चाहता हूं, कश्मीर में केवल ब्राह्मण रहते थे, हिंदू नहीं रहते थे क्या? लेकिन क्या हुआ? कश्मीरी ब्राह्मणों का माइग्रेशन हुआ। ये नरेशन कांग्रेस का दिया हुआ है। इसी तरीके से एक और नरेशन दिया गया था, भगवा आतंकवाद, ये नरेशन भी इन्होंने ही गढ़ा था। तो इनका तो काम है कि हिंदुओं को जितना तोड़ सको तोड़ो, जात में तोड़ो, बौद्ध में तोड़ो, जैन में तोड़ो, सिख में तोड़ो, और माइनॉरिटीज को जोड़ो, और इसी तरह से लोकतंत्र चलाते आए हैं। इसलिए देश का यह हाल हो गया है। आज देश की सरकार कर रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसी विश्वास के तौर पे आज इन लोगों को, गरीबों को, अपराधियों के अवैध कब्जे को मिटा करके, नस्ते नाबूद करके उनको घर दिए जा रहे हैं। जाके देखिएगा, उसमें पता चले कितने माइनॉरिटीज को भी मिला है। हम धर्म नहीं ढूंढ रहे हैं, धर्म आप ढूंढ रहे हैं। धर्म लाभार्थियों में जाके देखिए, जिसमें से 35% बेनिफिशियरी
17% से कम की आबादी वाले को 35% बेनिफिशियरी माइनॉरिटीज हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको हमेशा नींबू की तरह निचोड़ करके वोट ले लिया है और कभी उनके लिए किया नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाते हैं, आपके 70 साल के राज के बाद, माइनॉरिटीज के वोट लेने के बाद, मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के बाद, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको आईना दिखाती है तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप उनको केवल और केवल वोट बैंक समझते आए हैं और वोट बैंक में एक भी खर्चा नहीं किया, खुद खाते थे। और दूसरी बात बता रहे थे ये कि कितने 120 दिन रखते हैं, क्या लगते हैं। अरे ये उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के पटल पे ये बोलते थे कि भाई हम 1 रुपया भेजते 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते हैं, 15 पैसा जनता की जेब में जाता है। वो जमाना गया। आज आईटी का जमाना है, एआई का जमाना है, 5G का जमाना है, 4G का जमाना है। आज ऑनलाइन सब कुछ होता है। टेंडर बेचने का फैशन खत्म हो गया। तो जो 85 पैसे कांग्रेसी खा गए थे, वो 85 पैसे नहीं, पूरे 100%। 1 रुपया सेंटर से जाता है तो पूरा 1 रुपया लाभार्थी के अकाउंट में आता है। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बदलाव। और आप लोग केवल भारतीयों को तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं। और माइनॉरिटीज में इनके लिए माइनॉरिटी केवल एक है। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था ना, भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, जिसमें माइनॉरिटी मुस्लिम है। ये पूरा स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा जाकर के। इनके लिए सिख माइनॉरिटी नहीं है, जैन माइनॉरिटी नहीं है, पारसी माइनॉरिटी नहीं है, और कोई माइनॉरिटी नहीं है। केवल कौन माइनॉरिटी है? जिसका वोट परसेंट करीब 15 से 17% है। तो ये लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में देश को बेच देते हैं। आपको याद है ना, बराक ओबामा की बात हो रही ना, बराक ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा था कि मनमोहन सिंह के पास बॉम्बे टेरर अटैक के बाद आर्मी के चीफ गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। उन्होंने अटैक सिर्फ इसलिए नहीं किया, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान पे अटैक करने। इन्होंने हमारे देश के भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। जब हम कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारी जानी चाहिए, तो इन्होंने उसको मुसलमान से जोड़ा। इन्होंने हर निगेटिव काम को मुसलमान से जोड़ा है और उसी के वोट बैंक के ऊपर ये सत्ता चलाते हैं। ये कांग्रेस का सही आईना है। और अब चुनावी हिंदू बन रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, गंगा आरती में जा रहे हैं, वहां मध्य प्रदेश में जाकर के दूसरी आरती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंदिर भाग रहे हैं, अब हनुमान जी और बजरंग बली याद आ रहे हैं। अरे ये सब चुनावी ड्रामे हैं, चुनावी हिंदू है, और कांग्रेस चुनावी हिंदू का ढोंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में सारी योजनाएं, एक योजना बता दें जो किसी एक हिंदू या किसी मुसलमान के लिए, सारी योजनाएं सबके लिए हैं और देश के हर नागरिक के लिए हैं। यही सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। कांग्रेस का चरित्र इतना काला है कि जितना आप उसमें जाएंगे उतनी काली आप पे पुतती जाएगी, इसलिए वहां मत जाइए। लोकतंत्र की बात कीजिए और हकीकत की बात कीजिए कि अगर किसी ने रूल ऑफ लॉ, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? रूल ऑफ लॉ, गलत को गलत और सही को सही करने की। आप लोग गए तो थे सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर रोकने के लिए, रुका नहीं? रुका। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, केरला, हर जगह पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि बुलडोजर में कानूनी ताकत थी और आप सारे लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी बुलडोजर को रोक नहीं पाए और बुलडोजर चलता, और बुलडोजर ये चलता रहेगा। जब तक आप अपराधियों को समर्थन करते रहेंगे तब तक ये बुलडोजर चलता रहेगा। आप लोगों ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया, इस्तेमाल किया, और उसके बाद अब आप ये ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दोबारा फिर आऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी साथी मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। अली अब्बास साहब, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद की संपत्ति जो खाली कराई गई थी, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई थी, उस पर आज गरीबों के लिए मकान बना करके उनको दिए। क्या नजरिया आपका? आपको लगता है कि एक बेहतर काम हुआ है? इस तरीके राजनीति से ऊपर उठ करके इस तरीके के काम किए जाने चाहिए, माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों को उनका हक दिया जाना चाहिए। आपको इस कदम को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, तो इनके लिए हर एक योजना, हर एक काम, एक इवेंट, एक पीआर स्टंट की तरह होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले कुछ सालों में
चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हजारों करोड़ रुपया अपना PR, अपना इवेंट मैनेजमेंट में खर्च किया है जनता का। सवाल ये है कि मकान बनाया ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में 1,80,000 लोग बेघर हैं, आपने 75 लोगों को मकान दिया, ठीक है, लेकिन ये दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे? ये सिर्फ एक मसला नहीं, लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अवैध कब्जे करके मकान बनाए गए हैं, कहीं दुकानें बनाई गई हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मिर्जापुर में तो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम है ब्रजभूषण सिंह, इन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा, उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब उनके यहाँ दुकानें बनाई जाएंगी, कब मकान बना के गरीबों को बांटे जाएंगे। ऐसे ही महोबा में भाजपा नेता के द्वारा कब्जा किया गया, एटा में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को कल कब्जा किए थे, गांव वालों ने दौड़ा करके पीटा है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उनके कब्जे नहीं छुड़ाए जा रहे हैं। वहां पे योगी जी का बुलडोजर पे ब्रेक लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक जब पुलिस थाने में घुस के पुलिस वालों को मारते हैं, तब उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता, बल्कि पूरा थाने का ट्रांसफर हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के दोहरे मापदंड है, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि बलात्कारी जो बलात्कार पीड़ित हैं, उनकी कहीं पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है, कहीं बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या करनी पड़ती है और उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाकाम है, जंगल राज व्याप्त है, और आप इस तरीके का एक 75 लोगों को मकान बांट रहे हैं, तो वहां की जाके इवेंट बना रहे हैं, वहां पे जाकर के आप जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे मौकों पे उद्घाटन करने जाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो जहां जिम्मेदारी लेने की बात होती है वहां भी आपको खड़े होना चाहिए। किस प्रकार से पुलिस के मौजूदगी में कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं, किस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल में गोलियां चल रही हैं, किस प्रकार से एक बड़े दलित नेता उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष में रह करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको गोली मारी जा रही है, लेकिन वहां पर एक शब्द नहीं बोला जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की खराब खस्ता हाल कानून व्यवस्था। लेकिन यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो दावा किया था कि 2022 के अंत तक देश के जितने भी बेघर हैं उनको पक्का मकान दे दिया जाएगा। तो अब तो 2023 का जून माह चल रहा है, जुलाई आने को है, तो अभी इसका मतलब ये है कि आपके दावे फेल हो गए, लोगों के पास मकान नहीं है तो आपको देना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कब तक झूठ बोलेगी? आप अपनी गलती जो अपनी नाकामियां है उसको स्वीकारिए। अगर आप नाकामी को स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार कहां से करेंगे? अगर आप सुधार की ओर अग्रसर होंगे तो विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपकी सरकार सिर्फ दोहरे मापदंड वाली सरकार है। आपकी दृष्टि में दो प्रकार के माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, एक सत्ता संरक्षित माफिया है और एक साधारण माफिया है, साधारण अपराधी हैं। हमारा ये कहना है कि अपराधी के जो खिलाफ कार्रवाई हो वो न्याय संगत हो, न्याय के आधार पे हो, कानून के आधार पे हो। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। लेकिन जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ दोहरे मापदंड में विश्वास रखती है। लेकिन अब्बास साहब, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के जो माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा किस तरीके से अभी अनिल दुजाना गैंग का सफाया, और बुलडोजर की तो शुरुआत ही विकास दुबे के कांड से हुई। सबसे पहली बार उसी वक्त बुलडोजर चला, उस कार्रवाई को लोगों ने अप्रिशिएट किया। जो आसपास जो तमाम लोग पीड़ित थे उन लोगों ने, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो मैं तो खुद रिपोर्टिंग कर रहा था वहां पर। एक लंदन वाजपेयी करके उन्होंने तो बाकायदा वहां पर आतिशबाजी छोड़ी, मिठाइयां लोगों में बांटी। तो देखिए, शुरुआत कहीं से भी हो, क्या जरूरी है कि हर चीज को सियासत के चश्मे से ही देखा जाए? अगर कोई काम बेहतर हो रहा है तो उसके लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल भी नहीं। हम यही तो कह रहे हैं मानस जी के बुलडोजर सबके ऊपर चलना चाहिए जिन्होंने कानून तोड़ा है, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे वो सुब्रत पाठक, कोई और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या ऐसे बड़े अपराधियों, बहुत लंबी लिस्ट है, ब्रजेश सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के, और आप हम सब जानते हैं, कोई मतलब नहीं उन नामों को दोहराने का। बादशाह सिंह, पता नहीं कितने नाम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संरक्षित हैं, जो उनकी तरफ बीजेपी का, योगी जी का बुलडोजर जाने से पहले उसके ऊपर ब्रेक लग जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को स्वयं देना चाहिए। श्रेय लेने से बेहतर होगा काम करके दिखाएं। क्योंकि होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी दावे कर रहे होते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ही संगीन अपराध हो रहा होता
रहा है। और अपराध की बात करते हैं, आज के थोड़ी दावे हैं इनके, देश प्रदेश की जनता भी बखूबी जानती है इनके झूठे दावों को। ये तो कहते थे कि जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश से, वो उस प्रदेश की सीमा के बाहर जा चुके हैं, जेल की सलाखों के अंदर है। और एनसीआर भी बताता है कि 3700 से ज्यादा हत्याएं एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में होती हैं, 27 से ज्यादा बलात्कार होते हैं, 10,000 के करीब अपहरण होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो अपराध करते हैं उत्तर प्रदेश में? इसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना होगा। इनका तो कहना है कि हमने अपराधियों का सफाया कर दिया, तो ये अपराधी कहां से आते हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। बिल्कुल, मैं अपने बीजेपी के साथी से बिल्कुल सवाल करता हूं। देखिए मिश्रा जी, चाहे जयप्रकाश जी हो या अपने अली अब्बास जी हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों का जो आरोप है वो सीधे तौर पर ये कि आप जाति और मजहब देख करके कार्रवाई करते हैं। आपका बुलडोजर भी तभी एक्शन में आता है जब वो देख लेता है कि किस जाति का माफिया है, तो उसी के हिसाब से उसका एक्शन भी होता है। ये आरोप बार बार लगते हैं और आप की तरफ से कभी भी उसका ठोस जवाब कभी भी नहीं आता, या कभी आप इस तरीके से नहीं प्रदर्शित करते कि हाँ ठीक है, हम अगर विपक्ष ने कोई सवाल खड़ा किया, अगर वो सवाल पूछ रहा तो आप उसका ठीक से जवाब दें। आप बताइए ना उन जिन नामों को, जवाब देता हूं मानस जी। जिन नामों को पांडे जी ने गिनाया, क्या आप दावे से कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मानस जी, फैक्चुअल की बात की तो पहले फैक्ट बता देते हैं। 180 के करीब माफियाओं को एनकाउंटर में गोली लगी है या शहीद मरे हैं वो, करेक्ट? जिसमें से माइनॉरिटी के केवल लगभग 40 है। कितना परसेंट बता रहा है? 20% बता रहा है। लगभग 20%, 15 से 17% के आसपास उनकी आबादी है। तो किस हिसाब से, ये फैक्ट है। मैं अपने दोनों दोस्तों से पूछना चाहूंगा, कौन सी किताब से पढ़ के आते हैं ये लोग, जिनको खाली उन माफियाओं का नाम याद रहता है जो एक पर्टिकुलर जात या एक पर्टिकुलर धर्म से आते हैं? पहले जाके फैक्ट करेक्ट करें। दूसरी चीज, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे बलात्कारी बलात्कारी, अरे ये तो वो सरकार है जिनकी सरकारों में बच्चों से गलती हो जाती थी और पिताजी कहते थे ठीक है बेटा बच्चों से गलती हो जाती। ये वो सरकार चलाते रहे, ये वो सरकार चलाते रहे हैं जिन्होंने अतीक जैसे अपराधी और आतंकी को पहले विधानसभा का टिकट दिया, फिर लोकसभा का टिकट देकर के महामहिम बना दिया। ये वो पार्टी चलाते रहे हैं। और ये समझिए कि आपको तो मालूम होगा ना कि अतीक का जो जलवा था, जिस तरीके से वो हमारे लखनऊ में तांगे वाले का बेटा था और तांगे पे जाके विधानसभा में जाता था। क्यों जाता? क्या उसके पास कार नहीं थी? लेकिन वो दिखाना चाहता था, गुंडों की हनक दिखाना चाहता था। क्या कर रही थी सरकार? अरे वो सरकार उस समय तो मुख्यमंत्री जो इनके थे वो उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। अतीक खुद भी हाथ नहीं मिलाता था, अपने कुत्ते से मुख्यमंत्री को हाथ मिलवाता था। मुख्यमंत्री का सम्मान था ये। स्टेज पे जब उसके लिए अलग से चेयर मुख्यमंत्री जी के बगल में लग जाती थी। तो अगर अपराधियों को सत्ता का इतना संरक्षण मिलेगा तो वो यही करेंगे ना कि थाने में घुस के गोली मारना, तब तक चाबुक से मारना जब तक उसकी खाल न निकल जाए, और मर जाने के बाद पुलिस को फोन करके बता देना कि मैंने मार दिया, उठा ले जाओ लाश। यही तो होता था। ये वही प्रदेश था ना जब गुंडा एक्ट चलता था। आज का प्रदेश कैसा है? महिला अपराध में बताते हैं, उत्तर प्रदेश महिला के अपराध के कन्विक्शन रेट में हिंदुस्तान के जो नेशनल एवरेज है लगभग 26.6% है, उससे डबल से भी ज्यादा 59% है कन्विक्शन रेट महिला अपराध में। इतना बड़ा ये रिकॉर्ड है आज तक का एनसीआरबी का डेटा में। इसके अलावा जो अगर देखा जाए महिला अपराध में जो सजा हो चुकी है, जो दंगों में सजा हुई, वो भी रिकॉर्ड है, जबकि बिहार और राजस्थान दूसरे नंबर पे आते हैं। तो अगर एनसीआरबी का जो डेटा देखा जाता है, डेटा की बात कर लेते हैं, तो जो भी सिर्फ अरेस्ट करना नहीं, अरेस्ट पॉलिटिकल हो सकता है, अरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, अगर कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो क्या है? इसका मतलब सब कुछ लीगल हो रहा। और अगर मेरे मित्र कह रहे हैं, इतनी जानकारी है कि इतने सारे भाजपा नेता भ्रष्ट हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? कंप्लेन काहे नहीं करते? काहे की जनप्रतिनिधि हैं? अगर इतने सबूत हैं, इतनी जानकारी है, तो जाके एफआईआर करें, कंप्लेन करें, कोर्ट में केस डालें। अरे भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तब केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस समय का आदेश था जब कांग्रेस के टॉप लीडरशिप बेल पे घूम रही है, उन्हीं की सत्ता थी। तो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना, झूठ बोलना, और यहां आकर के केवल जाति और धर्म की राजनीति को उठाने का काम विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से विपक्ष मिल रहा है, अभी पट्टा में बैठक हुई थी, देखा था ना, वो सारे लोग हैं
भ्रष्टाचार की एक लिस्ट अरविंद केजरीवाल ले घूमते थे, सबके नाम उसी में थे, वो सब वहां बैठे हुए हैं। वहां पे जितने लोग बैठे हैं उसमें 80% से ज्यादा लोगों के खिलाफ या तो वो बेल पे है या कहीं से कहीं कन्विक्टेड है या कोई इनको कानूनी कार्रवाई चल रही है। अगर इनको लगता है, अभी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड 4 जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है नहीं। अगर भ्रष्ट है बीजेपी वाले तो काहे नहीं जेल में डाल रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? याद रखिए, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और सबको जेल में भेजेंगे जो भी अपराधी होगा, चाहे मेरा हो या तुम्हारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर अपराधी है तो उसे सजा मिलेगी और वो जेल में जाएगा। और ये लोग उन अपराधियों में जाति और धर्म ढूंढते रहे। प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की ना, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में है। एनर्जी कंजप्शन में 3rd ग्लोबल रेटिंग है। हायर एजुकेशन में 4 करोड़ से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुका है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। 11 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे गए हैं, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने गए हैं। 2 करोड़ लोगों से ज्यादा को आयुष्मान भारत योजना के थ्रू बेनिफिट मिला है। 80 करोड़ लोगों को अनाज 2 साल से दिया जा रहा है। 220 डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, करीब 55 देशों में सप्लाई की गई है। तो ये इंडिया है। ये इंडिया वो था जब 2014 के पहले फ्रेजाइल 5 था, यानी कि जो दुनिया की सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी 5 होती है उसमें से एक इंडिया था। आज टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। ये फर्क आया है। ये फर्क आया है कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो एक का राष्ट्राध्यक्ष बोलता है दी बॉस, दूसरे का राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूता है। इसमें मैं ये नहीं कहता, ये सम्मान दिखाता है। ये सम्मान मोदी जी के लिए नहीं है, ये सम्मान स्ट्रॉन्ग 5th इकोनॉमी वाले, ग्रोइंग इंडिया वाले भारत के प्रधानमंत्री का है। ये बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रेडिक्शन है कि अगले 3 साल तक हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा। इन्फ्लेशन की बात अभी करेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। महंगाई इनके जमाने में हमेशा डबल डिजिट में रही है, अभी 4% 5% के आसपास आ गई है। बेरोजगारी दर वो भी सिंगल डिजिट में चल रही है। तो आप कंपेयर कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए ना। केवल ये चीज, हर चीज में जाति और धर्म तुष्टीकरण, क्योंकि उनको वोट वहीं से मिलता है। इनके पास बिल्कुल। पांडे जी से मिश्रा जी सवाल लेते हैं। अब मैं खुद भी ये पांडे जी से समझना भी चाह रहा था कि देखिए पांडे जी, जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। जयप्रकाश जी, देखिए जो लोग हैं वो इतने वर्षों तक माफिया राज से त्रस्त रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का किस तरीके का खौफ हुआ करता था उन इलाकों में जहां पर लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दिया करते थे अगर किसी गुर्गे का भी फोन आ जाता था। अगर आज ये स्थिति बनी है और जनता भी ये चाहती थी कि ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो अगर मान लीजिए चुनावी लिहाज से ही सही, मतदाताओं को लुभाने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए ही सही, लेकिन अगर इस दिशा में कोई काम हो रहा है जिससे आम लोगों को फायदा हो रहा है तो उस पर ऐतराज किस बात का होना चाहिए? एतराज सिर्फ इस बात का है कि रियल में तो भाजपा संरक्षित माफिया के लिए पूरा का पूरा जिला छोड़ा जा रहा है। आप मुझे एक ही उत्तर दे दीजिए ना, जैसे आप, इन्होंने नाम तो लेते लेते किसी तरह एक आध ब्राह्मण का ले लिया, बड़ा साहस किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र खनन का गढ़ है, तो वहां अगर विजय मिश्रा चला गया, उसकी पत्नी सहित खानदान जेल में, बहुत बहुत मुबारक हो। वोट तो जरूर ले लिए आप राष्ट्रपति चुनाव सहित सब में। खनन माफिया पे दूसरा कंट्रोल लगा लिए थे कांग्रेस वाले। 70 साल जब सरकार चला रहे थे, जब उनकी गोद में बैठ करके सत्ता चला रहे थे, तब काहे नहीं कंट्रोल कर लिया था? 70 साल में आपके आका भी चलाए थे। सुनिए, आपके आका कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह भी थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं थी। ये बता दीजिए, जितने अपराधी और जितने नेताओं के ऊपर पिछले 9 साल में कार्रवाई हुई, उतने किसी भी नेता, अरे आप इमरजेंसी में को छोड़ दीजिए। अरे देखिए, आपकी हैसियत मैं जानता हूँ मित्र, सुन लीजिए, आपके कंठ से निकल नहीं सकता। अभी बाहर कर दिए जाएंगे, बाहर निकलते अरेस्ट हो जाएंगे। आप विनीत सिंह का नाम नहीं ले सकते, आप ब्रिजेश सिंह का नाम नहीं ले सकते। आप कह तो रहा हूँ कि बोलिए, मैं कह रहा हूँ आप गोंडा के कुख्यात सांसद का नाम नहीं ले सकते।
तो हमसे मत बुलवाइए। अरे अपनी इज्जत बचा के रखिए, हमको मालूम है भाजपा में क्या है, ब्राह्मणों की दशा मालूम है। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें जेल के पीछे जाना पड़ेगा, चाहे आप हो, ठीक चाहे है। मैं हूं, चाहे विनीत जी हो, चलिए। चाहे कोई भी हो। चलिए भाई मानस जी, एक बड़ी अच्छी खबर इन्होंने एक स्वयंभू विद्वान आदमी ने एक बड़ी अच्छी खबर दे दी कि जिनका मैं नाम लिया हूं, मैं नाम वापस लेता हूं, चूंकि भाजपा प्रवक्ता आधिकारिक रूप से कहे हैं जिन्होंने भी अपराध किया वो जेल चले गए, मतलब अब वो सत्याग्रही हो गए। आप भी इस पे सवाल ना पूछिए। दूसरी चीज, अब अपराध पे तो बात ही नहीं होनी है, चूंकि ये विनीत सिंह को सर्टिफिकेट दे दिए, ब्रिजेश सिंह को दे दिए, और छोटे मोटे सोनू मोनू को तो छोड़ ही दीजिए, अखंड को, ब्रिजेश सबको दे दिए, धनंजय को। इन्होंने कहा कि ये दे दिए, वो अपराधी नहीं है। धन्यवाद। बीजेपी ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब उसकी बात ही नहीं करनी है। मैं दूसरी बात, जी, वाड्रा जी, राहुल जी, अरे यार कहाँ सोनिया जी वाड्रा जी पे जा रहे हो? राम नाम पे रोटी चल रही है, रामचंद्र जी की जमीन लूट लिए, बात कर रहे हो यहाँ। कौन अयोध्या की जमीन लूटा था? 2 करोड़ के 18 करोड़ की जमीन कौन बेचा था? ऋषिकेश उपाध्याय बेचे। जाके सीए, पढ़े लिखे कुछ आदमी लगते हो, डॉक्टर लगाए हो, या मोदी जी और स्मृति जी वाले डॉक्टर हो? के केस में अरे मैं कह रहा हूँ स्मृति जी के डिग्री वाले हो का भाई? और बड़ी कोशिश कर ली, समझ गए। अभी राहुल जी की सदस्यता चली गई, तो आप लोगों का तो इतिहास ही करप्शन का है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे डिग्री स्मृति जी वाली है कि असली वाली है? 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते थे, 15 पैसा जनता की जेब में जाता है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे भाई? राजीव गांधी जी ने तो साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया था ना, 85% कांग्रेसी खा लेते थे, 15% जनता के पास जाता था। सदन का ये तो है ना वक्तव्य, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो आपके अपने प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री थे, कम से कम उनमें साहस तो था कि उन्होंने माना कि 85 पैसे कांग्रेसी खाते हैं। हमें साहस है कि हम कहते हैं कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 1 रुपया किसान के खाते में जाता है। ये साहस लाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा। इनको 2 मिनट और आरक्षित कर लीजिए, जिससे डिबेट आपकी अच्छी होती। चिल्लाना तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इन्होंने अपनी डॉक्टर डिग्री बता दी कि स्मृति ईरानी की परंपरा वाली है। आप बोल लीजिए 2 मिनट, मैं बोलूंगा भाई साहब। हाँ तो आप, और मैं आपको आरक्षण दे रहा हूँ 2 मिनट, और बोल लीजिए, फिर हमें समझ लीजिए। आरक्षण की जरूरत नहीं है। पांडे जी, आप अपनी बात को देखिए, सवाल अभी भी वहीं पर है कि क्या माफियाओं की जमीन को सरकार खाली करा के अगर वो गरीबों को मकान दे रही है तो इसमें कैसी राजनीति और कैसी आपत्ति? वही दिक्कत नहीं मानस जी। मानस जी क्षमा चाहूंगा, मैं इसके बाद चुप हो जाऊंगा। मैं एक सवाल पांडे जी और पूछना चाहूंगा दोनों प्रवक्ताओं से। अगर 180 माफिया मारे जाते हैं और उसमें सिर्फ 40 लोग माइनॉरिटी के होते हैं, तो ये किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, या उसमें अलग अलग जातियों का परसेंट भी है, मैं वो भी बता सकता हूं। आप मुझे बताइए किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ कीजिए, आज इसी चैनल पे पूरा करके जाइएगा। बिल्कुल, ये तो मैं चाह ही रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप जो कह रहे थे कि अगर ये कार्रवाई हो रही तो विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि अगर शैक्षणिक संस्था भी जो बड़ा चर्चित रहा, जैसे आजम खान साहब के विश्वविद्यालय तथा कथित विश्वविद्यालय में कुछ जमीनें थी, उसको आपने कार्रवाई करी। कमलेश पाठक थे, उनपे भी कार्रवाई की गई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो जमीनें हैं स्कूल की, जो चेन बना रखे हैं वो नंदिनी नगर में, क्या आपको किसको, किस पत्रकार को, किस सार्वजनिक, और सबसे ज्यादा तो बाबा जी को मालूम, तो उनकी जांच कब होगी? सवाल ये है कि एक विश्वविद्यालय की चेन बढ़ती रहे, मोदी जी खुद गोंडा में आके कहे नकल माफिया, तो विरोध मेरा सिर्फ इसका। दूसरी चीज, मैं जो ये बीच में भाई साहब डिबेट डिरेल कर ले गए, मैं ये कह रहा था कि आप ये बता दीजिए कि जिन माफियाओं का ये नाम ले रहे हैं कि 180 छोटे मोटे मार दिए गए, जो सबसे बड़े प्रदेश के माफिया जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, बाबा के सजातीय हैं, तो अगर ये घोषित कर दीजिए कि बाबा के सजातीय, उनका नाम लेना अपराध है। केवल दलित पिछड़ों का नाम आप ले जरूर रहे थे, लेकिन दलित पिछड़े आपके किस स्थिति में है? क्योंकि उच्च सदन का मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, उच्च सदन उठा के देख लीजिए, 1/3 100 सदस्य हैं, 33 राजपूत लोग हैं, तो उसका नाम बदल के राजपूत सदन कर दीजिए। बढ़ई, सोनकर, लोहार, और इनका वोट लेते रहिए आप, और कुछ मतलब नहीं है। दूसरी मुद्दे की चीज एक बड़ा अच्छा इन्होंने ये कहा कि अब ये लोग हिंदुओं को बांटते हैं, और अब ये पाखंड, हिंदू का पाखंड कर रहे हैं। पहले हमारे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा था, तो हिंदुओं को बांटने का कार्य साहब हम लोग नहीं करते। हिंदुओं को बांटने का कार्य मनुवादी सोच की भाजपा ने किया। जब भी निचले दलित, आदि आबादी, पिछड़े को सशक्तिकरण किया गया, आप अगर डॉक्टर हैं तो इतना जानते होंगे, हिंदू कोड बिल आदि आबादी को सशक्तिकरण दिया गया था। तब आपका जन्म नहीं था, जनसंघ का भी नहीं था, रामराज परिषद थी,
हिंदू महासभा थी और ये हाफ नेकर वाले थे, मुसोलिनी की काली टोपी वाले। ये लोग क्या कर रहे थे? सदन के भीतर बाहर सबसे ज्यादा विरोध। बाबा साहब को इस्तीफा किस लिए देना पड़ा था? 4 टुकड़े में नेहरू जी किस लिए लाए थे? क्या कांग्रेस विरोध कर रही थी? मंडल आयोग पे आपने क्यों समर्थन वापस ले लिया था? किसके साथ सामाजिक न्याय हो रहा था? अभी आप कह रहे हैं हम जाति धर्म नहीं करते। इंद्र मेघवाल का नाम तो सुने होंगे ना, उसका क्या दोष था? सिर्फ मटकी से पानी ले लिया था। जानते हैं, हमने बड़ा सर्च किया कि ऐसा महान मास्टर कहां से पैदा हो गया। जानते हैं किस टीचर, कौन सा टीचर था? आपके सरस्वती शिशु मंदिर के छैल सिंह थे। मतलब वहीं पढ़ाया जा सकता, वहीं का टीचर। आज भी राजस्थान में जो बड़ी घटना हुई थी, पीट पीट के हत्या कर दिए, या अभी आपके प्रयोगशाला का दूसरा गुजरात है, वहां बनासकांठा में एक दलित बेचारा सिर्फ चश्मा पहन लिया था साहब। 2023 में कोई ये गुनाह नहीं है, मोदी जी के मक्का में उसको पीट दिया गया। तो ये आप ये छोड़ दीजिए, जो आप मुसलमान चिल्ला रहे हैं ना, मुसलमान दलितों को मंदिर जाने से नहीं रोकता, मुसलमान उनको घोड़ी चढ़ने पे नहीं रोकता, न मुसलमान मूंछ रखने पे उनको दिक्कत करता है, न उनको जो भी निषेध नियंत्रण तिरस्कार अपमान है। आपकी मनुवादी सोच के लोग हैं। अरे आपके तो योगी जी अखिलेश जी के कुर्सी पे गंगा जल डलवा देते। और अब रही बात कि आप कितने सनातन हिंदू हैं भाई साहब, अयोध्या की जमीन का मसला मैं बता चुका हूं, सीए जी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। माघ मेला आयोजित हुआ था, उसमें 34 लाख का कूड़ा स्कूटर के नंबर से भेज दिया गया, ट्रैक्टर। बड़ा घोटाला है। सीए जी की रिपोर्ट तो मैं नहीं बना रहा हूं। अभी महाकाल के मंदिर में आपकी आस्था सोचिए, 30 किलोमीटर की प्रति गति से हवा चली, जो चाइना से आप रेडीमेड खरीद के लाए थे, मूर्तियां उड़ गई। तो आपकी आस्था ये है कि आप मूर्ति में कमीशन लेंगे, अयोध्या की जमीन लूट लेंगे, और कुंभ मेले के पवित्र जगह भी आप लालू यादव की ट्रैक का घोटाला, जो आप कह रहे हैं कि वहां स्कूटर लालू जी घोटाले वाले, तो उस ट्रैक का घोटाला तो आप कर दिए। आप कह रहे थे केजरीवाल भाई जो है एक पत्र लेके घूमते थे, उन पत्र वालों को तो मुख्यमंत्री बना रखा था आपने असम में, राणे साहब हैं। तो जो आपके दल में आ जाए वो शुद्धिकरण हो जाता है आपका। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये जो मूल मुद्दा मानस जी का बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर उदारता से सोचेंगे मित्र, तो ये जो सत्ता संरक्षित, आप रियल में बाबा जी बहुत पहले कहते भी थे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं है इनका, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बाबा का संरक्षित और सजाती माफिया रहेगा। तो इससे आपको लगता है कि संगठित अपराध कम हो जाएगा? आप बनारस चले जाइए, जरा निर्माण कर लीजिए बिना ब्रजेश सिंह को पैसा दिए। आप कर लीजिए राजा भैया के क्षेत्र से जरा एनएच के ठेका, क्या वो पैसा लेना बंद कर दिए हैं? क्या विनीत सिंह के कारवा में 1000 गाड़ियां नहीं चलती हैं? ये कह रहे हैं वो तो तांगा से आता था, वो तो अपनी रूट से जुड़ा था। विनीत सिंह की हैसियत से आते हैं भैया सैकड़ों गाड़ी लेके, वो नहीं दिखता आपको? क्यों बाबा उनके साथ फोटो खिंचाते हैं? आप कब 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं गोंडा में? गोंडा में 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, कौन सा प्रोडक्शन है उनका? अरे घाघरा से खनन ही तो करवाते थे, कब ईडी की जांच करवाएंगे? ईडी की जांच करवाने के लिए बस विपक्ष के लोग मिले। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको मूल उत्तर नहीं देना है। और जैसा हमारे सपा के मित्र कर रहे थे, हर चीज को एक इवेंट बना लेना है, चूंकि इवेंट मैनेजमेंट के बूते ही आए हैं। चूंकि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा, सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, तो नफरत के अलावा इनके पास स्पेस क्या है? मैं तो कहता हूं कि ये बता स्वर्ण, मतलब ये अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। कल भी मैं कहा था के मिश्रा साहब, आपको भी याद दिला दे रहा हूं, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि शायद आवाज पहुंच जाए और कुछ न्याय हो जाए। आप बागी बलिया जानते होंगे, 1942 में अगर चीटू पांडे ने बलिया को आजाद करा लिया तो भैया बागी कहलाता है। हम भी वहीं के रहने वाले हैं, तो बागी बलिया चीटू पांडे के कारण कहलाता है। इंदिरा जी ने एक छोटी सी मूर्ति लगाई है वहां। आप 9 साल हो गया साहब, मोदी जी तो बड़े खुदा हैं, वो भगवान, शायद उनको छोटा समझते हो। आपके छोटे खुदा अभी आज तक माला नहीं पहनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके विश्वविद्यालय उनके नाम पे कर दीजिए, रोड कर दीजिए, फेलोशिप करिए, उनका क्या गुनाह है? उनके नाम के आगे पांडे लगा है। आपके दयाशंकर सिंह भी वहीं से जीते हैं, मंत्री हैं, माला तक नहीं पहनाते आप, बात कर रहे हैं। अरे आप दलितों को तो आप किसी लायक समझते ही नहीं, चूंकि बाबा साहब 1940 में बीबीसी को इंटरव्यू में ही कह दिए थे कि अगर हिंदूवादी ताकतें सत्ता में आ गई तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो दलितों, महिलाओं को होगा और लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक चरित्र ही नहीं है। और रियल में जो खतरा आधी आज अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है, आधी आबादी की बात पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेके आप आए, एनसीआरबी का कौन सा आंकड़ा पढ़ रहे थे आप? सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्तर प्रदेश में है। दलितों को तो आप कुछ समझते ही नहीं। एनसीआरबी का करंट आंकड़ा निकालिए जिसमें ये देखिए कुछ नहीं है भाई, महिला अपराध के ऊपर कन्विक्शन रेट
कन्विक्शन की बात छोड़िए, महिला पे अपराध की श्रेणी में, गंभीर श्रेणी के अपराध में भी उत्तर प्रदेश ये आंकड़ा मैं घर से नहीं लाया, एनसीआरबी का डेटा है। गलत आंकड़ा, आप तो यूनिकॉर्न पे बोल दिए। सुनिए सुनिए, इतने देर तक बोल रहे थे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, 700 गाड़ियों का काफिला, अरे सुनिए भाई, सुनो सुनो उनके 2 हेलीकॉप्टर। अरे आप अर्थशास्त्र अभी खड़े होगा 17 में, उसके पहले सरकार नहीं चलती थी आपकी। अरे सुन लीजिए, आप कितना गलत बोले हैं, सुनिए, दलितों का उत्थान आप गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। अरे भाई गूगल नहीं, एनसीआरबी का डेटा की बात कर रहा हूँ। व्यूअर से ये बोलूंगा कि एनसीआरबी, अरे आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गलत ज्ञान मिला है। आप भारत अमेरिका के संयुक्त यूनिकॉर्न से ज्यादा चीन का है, आप कहें भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। कौन सा आंकड़ा पकड़ लिया भैया? मैंने कहा भारत अमेरिका से ज्यादा, भारत अमेरिका के संयुक्त योग से ज्यादा चीन में है। आप पढ़ रहे हैं कि भारत में है, ग्लोबल नंबर पे है, मैंने ये बोला। रिन्यूएबल नहीं, आप पहला बोले हैं, आप कहें सबसे ज्यादा है। डिजिटल इंडिया हो गया, मैंने ये बोला। 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसे गए, मैंने ये बोला। हाँ, 11 करोड़ किसान, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, 8 करोड़ बहुत अच्छा बता दी की योजना दी गई, मैंने ये बोला। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, मैंने ये बोला। 9 करोड़ किसान बोल दे रहे हो यार, किसान का भाजपा से क्या लेना देना है? ये सारे आंकड़े हैं। हाँ सुन लीजिए, 1 मिनट हमें बोल लेने दीजिए। नहीं सुन लीजिए, आपका ही आंकड़ा बता रहा है। जात पर, अरे आपका ही आंकड़ा दे रहा हूँ। हाथ पर, और उसके बाद जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो, सत्ता में राज करो। और उसके बाद 90 के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और आईना दिखाती कि कांग्रेस का ये आईना है। अरे यही हकीकत है। सुन लीजिए मिश्रा जी, आप हमारा आंकड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए आपका ही आंकड़ा। किसान शब्द काहे ले लेते हैं आप लोग, जब किसानों से कुछ लेना देना ही नहीं। मोदी जी का तो निर्देश ही है कि 40 करोड़ किसानों को जो है सब शहर में, स्लम एरिया में लाना है। 14.5 करोड़ आपके किसान सम्मान निधि में लिस्टेड किसान परिवार, इतना ही है। वैसे 10-12 माना जाता, मैं आपका ही आंकड़ा मान लेता हूं। 14 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं। एक परिवार में 5 लोग, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14×5 आ गया ना। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए अब आगे, तो वही तो हम भी आगे सुन लीजिएगा, आगे वो बैलूम बढ़ा के सुन लीजिएगा। उन 70 किसानों में प्रति व्यक्ति किसान की आय कितनी जानते हैं? 27 रुपया। 70 साल से कितनी थी उसके साथ बताइएगा। 27 रुपया दैनिक। 70 साल से कितनी थी उसके साथ और सुन लीजिए, और सुनिए, आपने क्या कारनामा किया, सुन लीजिए। 16,80,000 करोड़, सुनिए, आपके वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बताया 16,80,000 करोड़ रुपया किसानों पे, संगठित सेक्शन के सूदखोरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसानों पे सार्वजनिक सेक्शन के बैंक का है। 1 लाख ही औसत आएगा, लेकिन उसका इतना दबाव है कि 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहे हैं, और भूमिहीन हो गए, दिहाड़ी मजदूर बन रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों का क्या कारनामा किया आपने? 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा के काट लिया। 115 दिहाड़ी मजदूर रोज मर रहा, आत्महत्या कर रहा साहब। बताता हूँ, सुन लीजिए, आप किसान की बात कर रहे हैं। 2014 के पहले इंडिया का जीडीपी था 1.8 ट्रिलियन, आज हो गया कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कभी दिहाड़ी मजदूर इतना मरता ही नहीं था, मनरेगा की ये स्थिति नहीं थी। भारत में 75 लाख रोजगार सृजन होता है। व्हाट्सएप क्या पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 5वीं रैंक पे एक्सपोर्ट, झूठ बोल रहे हैं आप, टोटल फर्जी आंकड़ा 700 बिलियन हो चुका है। एयरपोर्ट, अरे किसका बिलियन है यार, सुन लीजिए ना, किसका बिलियन है? 102 से 168 अरबपति हो गए, जो आज 152 हो गए हैं। नहीं, हाँ, केवल 40% में, अरे बेमतलब आंकड़े है। एम्स 7 थे, आज 72 हो चुके हैं। मैं पूरा लेके बैठा हूं बाबू, लेके बैठा हूं। सुन लीजिए, वो व्हाट्सएप ध्यान रखिए, आप देखिए व्हाट्सएप दिखा दिए। और आज क्या है, आप लोगों के पास, आपके जमाने में व्हाट्सएप था ही नहीं। व्हाट्सएप ज्ञान दिखा दिए, बनाते रहे थे। ये डॉक्टर हैं, व्हाट्सएप ज्ञान से व्हाट्सएप दिखा रहे हैं। जनता से ये डॉक्टर स्मृति ईरानी की परंपरा के भाई, आज आपकी डिग्री धन है। ज्यादा कांग्रेस खतरा है, क्योंकि कांग्रेस एक्सपोज हो रहे हैं। उन्हें सब व्हाट्सएप से पढ़ाएंगे, इसी व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए कि कांग्रेस ने कितना करप्शन करके देश को किस तरह से गड्ढे में ढकेला था। याद करिए आप, याद जब देश आजाद हुआ था ना, तो 1 रुपया इक्विवेलेंट टू $1 था। 1 रुपया इक्विवेलेंट टू $1 था। उस 1 रुपए को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि 70 रुपए पे लाके दिया। समझ गए? मोदी जी की सुपारी लेके, मिश्रा अरे भैया 2014 में कितना गिरा था, आज कितना गिर गया? क्या है मोदी जी की सुपारी लेके बैठे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें मोदी जी का इतना गिरा चुके? अरे मानस जी, ये तो मोदी जी के ही खिलाफ बैटिंग कर रहे लग रहा है। जो वार ऑफ सक्सेशन योगी जी का चल रहा है, ये ऐसे ऐसे मुद्दे छेड़ रहे हैं कि बाध्य हो के हमें मोदी जी का वो चेहरा दिखाना पड़े। जो मोदी योगी का सक्सेशन वार है वो दिख रहा है। क्योंकि बताइए, ये कोई कांग्रेस, कोई भाजपा का प्रवक्ता ये नहीं कहता कि रुपए के दाम गिर रहे, ये खुद ही आवेल मुझे मार। तो मेरे मित्र ये भी बता दो कि 2014 में रुपया डॉलर के सापेक्ष कितना था और आज कितना है।
अरे भाई बता तो दो, वही तो जब मैं भी बोल रहा 2014 में आपको हूं। डॉलर के प्रदेश की जनता और देश साथ की कितना जनता रुपया ये मिला बोल था रही है, और आज कितना यही है? चुना है, यही चुनेंगे। अरे भाई सही मोदी चुना जी का था, एक सही बहू से भी चुनेंगे बता दो, और फिर चुनेंगे। बताइए ना। अरे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर आप अरे वो इस तरह से विपक्ष में बैठेंगे और अरे आपकी सीटें डबल डिजिट से कम हो जाएंगी। 30 चुनाव हुआ है पिछले 2018 से 6 में मेजॉरिटी मिली है, बाकी ऑपरेशन लोटस से है। भारत का ना भूगोल बचा है ना सोशल बेस बचा है। लेकिन एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस तो ज्ञान कम से बढ़ा कम ना दीजिए। बोले, कांग्रेस तो कम से कम ना बोले जिसने 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए और कम से कम 90 बार सरकारें गिराई है। अरे तो सुपुआ बोले किसके तो लिए? बोले कांग्रेसियों अडानी के लिए थोड़ी जिसने किया था 72 भाई। से। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए आप। अब वो भी एक्सपोज हो गया ना, महाराष्ट्र भी एक्सपोज हो गया, महाराष्ट्र भी एक्सपोज हो गया, सुना ही होगा आपने। अरे सुनिए, जमींदारी उन्मूलन के लिए, प्रीवी पर्स उन्मूलन के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, इसके लिए किया। और आपको पीड़ा इसीलिए थी, आप अडानी के लिए करते हैं। आप अडानी को 102 से 168 पे पहुंचा दिए, उनको हटाया गया है। अब ये देखिए देश में एक चाय वाला तो नए जमींदार बना दिए आप अडानी को, देश के 102 से 168 अरबपति बना दिए। कांग्रेस और जितने लोग वहां बैठे हुए ना, सब परिवारवादी तो बैठे थे। 18 आप पार्टी क्या में से 16 पार्टी अब फिर नहीं बोल पाएंगे। अरे क्या है आज, क्या खा गया? अभी राजनाथ सिंह, सुनिए आपकी उम्मीदें बड़ी तरस आती है। आप पंकज सिंह से बड़े हैं कि छोटे? अरे छोड़िए पंकज जी को, आप नीरज सिंह से बड़े हैं कि छोटे? कोई कुछ नहीं बता। अरे भाई मेरे मित्र सुन लो, लखनऊ रहते हो? लखनऊ भैया, हम कहीं भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मानस रखते हैं, पाकिस्तान में भी रहेंगे, हमें फर्क नहीं है, ये मानस है। सुनिए 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 प्रभु, अरे बड़ा लड़का तो कुंवर पंकज सिंह ही है, उनके छोटे लड़के का पूरे 110 वार्ड में फोटो था। आप तो उनसे बड़े ही हैं साहब, काहे वंशवाद की बात कर भैया? हमारे में कोई नाम नहीं लेंगे, अपराधी नाम लेने की औकात नहीं है यार। पंकज सिंह का नाम नहीं ले सकते, ब्रजभूषण सिंह के लड़के का नाम नहीं ले सकते, कल्याण सिंह के लड़के का नाम नहीं ले सकते। सबसे नरम चारा नेहरू परिवार है। नेहरू परिवार हेरिडेटरी नहीं आया था, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आए, इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी आए, सब इलेक्टेड आए। नेहरू परिवार से कौन तुलना करोगे आप? अरे क्या करोगे? 100 साल पुरानी पार्टी है, उसके बाद 100 साल से ज्यादा गांधी परिवार के लोग रहे। पांडे जी और मिश्रा जी, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है इसलिए इस बहस को ही रोकना होगा। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत सारे तथ्यों पे आपने बात की। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत सारी जानकारियां इससे मिल पाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर गरीबों को आवास दिए जाते हैं, तो भले ही ये मतदाताओं को लुभावित करने का, उनको प्रभावित करने का की कोई रणनीति हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों के हाथ में चाबियां आई वो निश्चित तौर पर बेहद खुश हुए। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।